जीव को है। जिस पर्याय में ये जीव जाता है, जो शरीर, जो गति, जो आयु, जैसा शरीर, काला गोरा, ऊंचा लंबा ठिगना, अपने को वैसा ही अनुभव करता है। न केवल शरीर बल्कि पर पदार्थों के लक्ष्य से जो रागादि विकारी भाव होते हैं, तो ज्ञान और राग दोनों भिन्न हैं ऐसा भाषित नहीं होता, बल्कि अपने को मोही रागी द्वेषी ऐसा स्वभाव वाला ही समझ लेता है। ये सब पर्याय मूढ़ता है। तो इस गाथा की टीका में पर्याय मूढ़ता के प्रकरण में थोड़ा उन्होंने पर्यायों का स्वरूप भी बताया है। द्रव्य गुण पर्याय की संरचना किस तरह की है, कैसा बना हुआ है पदार्थ, किसी ने बनाया तो नहीं है, लेकिन अनादि काल से जैसा है बना बनाया, तो उसका भी कोई स्वरूप तो होगा ना। वस्तु में, वस्तु कहो या पदार्थ कहो, कभी कभी द्रव्य भी कहते, जैसे अत्थो खलु द्रव्य मवो, इसमें द्रव्य से ही बात उठाई है। कल मैंने ये बात पे ध्यान दिलाया था कि वस्तु कैसी है कि द्रव्य गुण पर्यायात्मक। तो एक चौथा शब्द और खड़ा हो गया, द्रव्य गुण पर्याय के साथ में एक चौथा शब्द और खड़ा हो गया। यह पदार्थ कैसा है, तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक। कोई चौथा कोई अलग उसमें होवे अस्तित्व ऐसा नहीं है। वस्तु कहो, पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, हर एक नाम के पीछे एक लॉजिक है, जिसमें गुण पर्याय वसते हैं, इसलिए वो वस्तु कहलाता है। सुप्तिगंतम पदम, ये तो आपने पढ़ा होगा, है? तो पद, पद शब्द से जो वाच्य होता है, इसलिए वो पदार्थ कहलाता है। और अर्थ में तो बताया था कि द्रव्य को भी इसमें आएगा। 87 गाथा जो पहले आ चुकी है, द्रव्य गुण पर्याय तीनों की अर्थ संज्ञा है। कल अपन ने प्रारंभ किया था टीका से, आज गाथा का पाठ पुनः करें ताकि गाथा संबंधी वातावरण बने। सभी एक साथ पढ़ेंगे। है इसमें है, अत्थो खलु दव्वमो गुणात्मक है द्रव्य एवं अर्थ है सब द्रव्यमय। तो दो शब्द आए थे, विस्तार सामान्य समुदाय और आयत सामान्य समुदाय। ऐसा द्रव्य का स्वरूप है। ये द्रव्य इस रूप ही होता है। देखिए, कल की गोष्ठी में भी किसी ने वो 4 बिंदु उठाए थे, शायद बाद में जो था सहज, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो इसमें भी वही बात है, द्रव्य शब्द के भी कितने तरह के प्रयोग होते हैं। ये हमने नए रहस्य पुस्तक में एक, समझ लो, स्क्वायर बनाया, क्या बोलते, वर्ग, चौकोर, उसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और। तो सबसे बड़ा प्रयोग है व्यापक, वो द्रव्य गुण पर्याय मयी जो संपूर्ण वस्तु है। तो संपूर्ण वस्तु को द्रव्य कहते। अभी बताए ना, उसमें गुण पर्याय वसते हैं। तो उस पहले नंबर के द्रव्य में कितने आ जाएंगे? जीव, पुद्गल, धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाश, काल, ये सब उसमें समा गए। द्रव्य बोला माने जीव, पुद्गल, ये द्रव्य सामान्य तो यहाँ वही है। फिर इसके बाद में उस वस्तु के ही 2 अंश करें,
तो जिसमें एक द्रव्यार्थिक न्याय का विषय और एक पर्यायार्थिक न्याय का विषय। तो जो उत्पाद व्यय रूप पर्याय हैं अथवा भेद, पर्याय के दो भेद सुने आपने, सहभावी और क्रमभावी। तो भेदों की अपेक्षा गुणों को सहभावी पर्याय कहते, और ये विस्तार सामान्य समवी गुण की बात नीचे आएगी अलग से। तो इस तरह से जो पर्याय वाला अंश को गौण करके जो द्रव्य वाला अंश है उसको अपन द्रव्यार्थिक न्याय का विषय वाला द्रव्य, ये द्रव्य का दूसरा प्रयोग है। समझ में आया? अब उस द्रव्यार्थिक न्याय का विषय भूत द्रव्य, वो भी असंख्यात प्रदेशी है, वो भी त्रिकाली है, उसमें तीन काल का अखंडता है, प्रदेशों की अखंडता है, गुणों की अखंडता है, वो सब उस द्रव्यार्थिक न्याय के द्रव्य में शामिल है। अभी एक और द्रव्य का प्रयोग, जब अपन चार शब्द बोलें, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तो जब क्षेत्र को अलग कह दिया, देखो द्रव्यार्थिक न्याय वाले में क्षेत्र, काल और भाव गर्भित हैं। फर्क समझना जरा। द्रव्यार्थिक न्याय के विषयभूत द्रव्य में प्रमोद जी क्षेत्र, काल और भाव गर्भित हैं। लेकिन जब हमने चार अलग अलग कोने बना दिए, चार पिल्लर खड़े कर दिए, एक द्रव्य है, एक क्षेत्र है, एक काल है, एक भाव है, तो फिर द्रव्य का कोई अलग मतलब होना चाहिए ना। क्षेत्र माने प्रादेशिक विस्तार, काल माने पर्याय वाला काल संबंधी प्रवाह। काल के लिए विस्तार शब्द का प्रयोग नहीं होता। ये बड़ी मजेदार बात है। समय को स्पेस नहीं चाहिए, समय माने काल, काल को जगह चाहिए। जैसे 1 घंटा 9 बजे से 10 बजे तक, तो वो क्रम क्रम से 60 सेकंड होंगे, तो वो 1 घंटा पूरा होगा। आप बता सकते हैं 1 घंटे में कितने इंच होते? ये है? काल को स्पेस नहीं चाहिए, काल में विस्तार नहीं होता, इसलिए कालाणु को एक प्रदेशी माना गया। कल मैंने ये प्रश्न उठाया था। कालाणु को एक प्रदेशी मानने के पीछे सबसे बड़ा तर्क ये है, आप कहोगे एक प्रदेश तो माना कम से कम, लेकिन विस्तार नहीं माना, इसलिए पंचास्ती काय में काल द्रव्य को शामिल नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसमें अस्थि स्वीकार की है, लेकिन काय स्वीकार नहीं किया। ये तो सिंपल बात है ना, अपने उपाध्याय के लेवल की भी बात है। तो आप कहोगे ये इसमें जब द्रव्य विशेष अधिकार है आगे, उसमें ये सिद्ध किया है कि एक प्रदेशी क्यों मानते हो? 1 भी इंच नहीं होता। क्या बोला? 1 घंटे में 60 सेकंड तो होते हैं, ये इंच की छोड़ो, 1 मिलीमीटर भी नहीं होता है, तो फिर एक प्रदेशी क्यों मानते हो? अगर सर्वथा अप्रदेशी होवे तो द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। सदैव सर्वम को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्, असदेव विपर्यासात् न चेत न व्यवतिष्ठते। यही है ना, सभी पदार्थ सत ही हैं, लेकिन किस अपेक्षा? स्वरूप चतुष्टय से। तो स्वरूप क्या है? स्वभाव और स्वरूप में थोड़ा सा फर्क है। भाव पक्ष जो है वो गुणों के लिए, शक्तियों के लिए, परस्पर विरोधी धर्मों के लिए भाव शब्द का प्रयोग होता है। गुण है, धर्म है, अस्तित्व, वस्तुत्व। समझ में आया? त्व लगा है ना, त्व, ये भाववाची है। तो स्वभाव में अनंत गुण, अनंत धर्म, अनंत शक्तियां इत्यादि सब गर्भित हैं, लेकिन स्वरूप में अकेला गुण नहीं आता,
स्वरूप में चार चीजें होती। ये आगम प्रमाण बताए ना मैंने, कौन सा? स्वरूप आदि चतुष्टयात् सर्वम सदैव, सभी पदार्थ स्वरूप चतुष्टय। तो स्वरूप चतुष्टय क्या है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तो कोई पदार्थ है लेकिन लोक में उसकी कोई स्पेस नहीं है, तो फिर उस पदार्थ का क्या मतलब है? इसके लिए मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। अंतरराष्ट्रीय कानून में कोई ये कहेगा हमने एक अलग देश बनाया, कहाँ से कहाँ तक है? नहीं नहीं, अभी तो हमारी प्लानिंग में है, हमने कागज में बना ली। खालिस्तान वाले के खालिस्तान है दुनिया में कहीं? एक कवि थे शैल चतुर्वेदी, परमात्मा जी जानते होंगे। वो हमारे यहाँ तो अगल बगल में थोड़े बाल हैं, उनके भी होंगे, और पूरा जो है बिल्कुल मैदान साफ था। तो एक बार उन्होंने अपनी कविता में कहा, इस दुनिया में खालिस्तान कभी भी कहीं नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सारा खालिस्तान यहीं है। एक पंथ दो काज उन्होंने, एक राष्ट्रवाद भी आ गया, खालिस्तान का राष्ट्रपति भी है, लंदन में रहता है। समझ में आया? तो स्वयंभू अपना देश उसने कल्पना कर ली, लेकिन उसको मान्यता कब मिलेगी? दुनिया के देश, खालिस्तान नाम का कोई देश है, उसे मान्यता कब देगा? पहली शर्त, उसमें उसका एक निश्चित भूभाग होवे, भले छोटा सा होवे, अपने जयपुर जितना ही सही। समझ में आया ना? लेकिन एक निश्चित स्पेस होना चाहिए, पहली शर्त है। फिर उसका एक संविधान होना चाहिए, उसकी सीमाएं होने चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो किसी को द्रव्य संज्ञा कब मिलेगी? ये कि उसका कोई स्पेस होवे, उसका अस्तित्व कालखंड होवे, और उसमें शक्तियां होवे। तो उसके क्षेत्र होना चाहिए, काल होना चाहिए और भाव होना चाहिए। किसके आधार से रहेंगे? क्षेत्र किसके आधार से है? काल किसके आधार से है? समझ में आए ना? तो जिसमें क्षेत्र काल और भाव होते हैं वो द्रव्य है। ये मैं क्या कोशिश कर रहा हूं बताने की, कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में अंतर क्या है। द्रव्य वाला पार्ट, क्षेत्र तो समझ में आता है, विस्तार को, प्रदेशों को, स्पेस को, क्षेत्र के लिए ये शब्द प्रयोग होते हैं। टाइम फैक्टर, जैसे जीव द्रव्य है, इसमें चारों लगाओ। जीव द्रव्य है, असंख्यात प्रदेश क्षेत्र हैं, अनादि अनंत काल है, और अनंत गुण धर्म उसके स्वभाव है। हो गए। चार के बिना कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने द्रव्य की संरचना में पहले क्षेत्र और काल लिया। ये हो गया था विस्तार सामान्य समुदायात्मक, यानी क्षेत्र की अखंडता, और आयत सामान्य समुदायात्मक, यानी काल की अखंडता। तो वस्तु का विस्तार भी है और वस्तु का काल भी है। आगे आयत वगैरह की बढ़िया चर्चा आएगी। एकमात्र द्रव्य जिनका आश्रय है, अब ऐसे विस्तार, विशेष स्वरूप, गुण। अब यहां गुणों को पकड़ा। कल भाई साहब ने चर्चा उठाई थी, कमल जी ने, कहाँ है कमल जी? हैं कि विस्तार में गुणों को भी लेते कि नहीं लेते। तो जब ऊपर विस्तार सामान्य समुदाय आत्मक आया तो वो प्रदेश की बात लेते, आयत सामान्य में काल की बात लेते। लेकिन गुण के लिए द्रव्य से अलग कोई विस्तार नहीं चाहिए। तर्क सुनना जरा। द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, वे गुण के असंख्यात प्रदेश, और एक एक गुण के नहीं, अनंत गुणों के। यानी एक एक प्रदेश पर अनंत गुण विद्यमान है, और वो पूरे असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ है।
तो इस तरह से गुण जो हैं उसके भाव पक्ष में जाते हैं। तो विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से द्रव्य गुणात्मक है। ये जो गाथा में शब्द आया, कौन सा शब्द आया? अथो खलु द्रव्यमयो, पदार्थ द्रव्यमय हैं और द्रव्याणी गुणपगाणी भणदाणी, द्रव्य कैसे हैं? गुणात्मक। उसकी व्याख्या है। हमेशा टीका पढ़ें अपन तो ये भी सोचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि जो भी विस्तार टीकाकार कर रहे हैं उसके बीज गाथा में कहाँ हैं, तो आपको और आनंद आएगा। हैं जैसे जब कारण शुद्ध पर्याय की बात आई नियम सार की, तो मैं बहुत सोचता था कि ये तो टीकाकार ने लिखी है, मूल ग्रंथ में तो कहीं कारण शुद्ध पर्याय की बात है ही नहीं। लेकिन जब 15वीं गाथा पे ध्यान दिया कि कर्मोपाधि विवर्जित पर्याय, तो उदय उपसम क्षय उपसम तो कर्मोपाधि से लिंक करती हैं, निमित्त नैमित्तिक भाव है, जिससे जो कर्मोपाधि से निरपेक्ष है, ऐसी पर्याय। समझ में आया ना? तो वो द्रव्य का वर्तमान, त्रिकाली प्रवाह में वर्तमान, वहां से वो बात विकसित हुई। यानी इस शब्द में से उन्होंने कारण शुद्ध पर्याय की व्याख्या विकसित की है। एक बात और साथ में आपको बता दूं, कल ही मैं इसी में से कुछ पढ़ रहा था, ये गोष्ठी के समय पे। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि आगे जो गाथा आने वाली है 101, उसमें उत्पाद व द्रव्य तीनों पर्याय आश्रित हैं। ये तीनों पर्याय में होते हैं, और अपने दिमाग में तो पर्याय माने उत्पाद व्यय, राग द्वेष पुण्य पाप। अपन वास्तव में पर्याय की उपाधि कोई पर्याय समझते, ये गलत समझते ऐसा नहीं, लेकिन अधूरा समझते। समझ में आया? ये राग द्वेष है कि सम्यक दर्शन है कि केवल ज्ञान है कि अनंत सुख है, ये पर्याय नहीं है, उस परिणमन में होने वाली विशेषता है। इसलिए मैंने कारण कार्य वाला जो पीरियड शाम को है, तो पहले ही दिन इशारा किया था कि परिणमित होना ये पर्याय का स्वरूप है, बदलना। समझ में आया ना? कल जैसे 6 तारीख थी, आज 7 तारीख हो गई, फिर 7 हो गई तो 8 हो गई। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, बस ये चेंज होना ही पर्याय है। अब कल क्या हुआ था और आज क्या हुआ है, दुनिया में करोड़ों अरबों असंख्यों घटनाएं होती। अरे अनंत द्रव्य हैं तो अनंत द्रव्य परिणमते। कौन कैसा परिणमता है ये बात जुदी है, लेकिन परिणमता है, बस इसको ध्यान रखना। तो वहां तो उन्होंने 101 गाथा में उत्पाद व द्रव्य पर्याय आश्रित हैं। इसकी चर्चा पंचाध्यायी में भी अच्छे विस्तार से की गई है। परिणाम शब्द का प्रयोग है। तो पर्याय आश्रित क्यों बोलते हैं? क्योंकि उत्पाद व द्रव्य ऐसा भेद पर्यायार्थिक नय का विषय। अखंड वस्तु में आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखेंगे, या उत्पाद व द्रव्य देखेंगे, या द्रव्य गुण पर्याय देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, भेद किए बिना आप वो अलग अलग अंश नहीं देख सकते। तो वो इसलिए उन द्रव्य को भी पर्याय बोला है, क्योंकि वो सारी वस्तु नहीं है, वस्तु का एक अंश है। सारी वस्तु कैसी है? वो तो गुण पर्यायात्मक है, वो तो उत्पाद व द्रव्यात्मक है। समझ में आया? आप ध्यान से सुने कि क्या कहना चाहते, तो कठिन नहीं पड़ेगा। भले याद न रहे, याद रहना वो अलग गुण है, लेकिन समझ तो लो कम से कम। समझ में आ जाएगा तो फिर याद भी रह जाएगा। तो पर्यायार्थिक नय का विषय है उत्पाद व द्रव्य। द्रव्य भी एक अंश है, किसका? सारी वस्तु का। प्रसंगानुसार मैं आपको एक प्रयोजनभूत बात और बताता हूं। अपन तो सम्यक दर्शन के लिए कहते हैं
कि पर्याय से दृष्टि हटाओ, त्रिकाली ज्ञायक पर दृष्टि दो, ध्रुव पर दृष्टि दो। सम्यक दर्शन ने अपना कोना कोना क्या किया है, ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। क्या सशक्त भाषा है। सम्यक दर्शन में आप जाएं तो उसमें आपको सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा, ध्रुव मिलेगा। ये अलंकारिक भाषा है। सम्यक दर्शन ध्रुव नहीं बन जाता। बाबूजी की बात, वो तो है तो पर्याय ही लेकिन उसकी जो फीलिंग है, वो अपने को जो महसूस करता है। तो स्वानुभूति दर्शन एक पुस्तक का नाम आपने सुना होगा। बड़े सुंदर प्यारे प्रश्नोत्तर उसमें अनुभूति संबंधी, आत्मा संबंधी हैं। उसमें एक प्रश्न उठाया, तो ध्रुव तो एक अंश है, सारा द्रव्य नहीं है। तो सम्यक दर्शन का विषय अखंड द्रव्य है कि अकेला ध्रुव अंश है? क्या खंडित द्रव्य के आश्रय से सम्यक हो सकता है? ये प्रश्न है। क्या एक टुकड़ा भले बड़ा है सही, लेकिन उस बड़े अंश के आश्रय से सम्यक हो सकता है? तो हमें तो पूर्ण चाहिए, जिसमें गुण, पर्याय, द्रव्य, गुण, उत्पाद, व्यय सबका अखंड पिंड होना चाहिए। तो देखो, भेद और अभेद की भाषा में बोलें तो अभेद वस्तु बोलते हैं, सर्व भेद जिसमें गर्भित हैं ऐसा चैतन्य भाव। तो उसमें सब गर्भित हैं, यानी उसके अंदर समाये हुए हैं। उसका विकल्प नहीं होगा। विकल्प हो जाए तो वो गर्भित कहाँ रहे, फिर तो वो उठ खड़े हुए, फिर बाहर आ गए। तो उसमें एक बड़ा सुंदर जवाब दिया है। प्रमाण की अपेक्षा देखें तो उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों वस्तु के अंश हैं, लेकिन दृष्टि प्रधान दृष्टि की अपेक्षा देखें तो वो ध्रुव अंश ही पूर्ण वस्तु है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। तो इसका एक अर्थ तो ये भी है कि मेरे में द्रव्य, गुण, पर्याय सब कुछ है। उपाधियां अलग कर दो, उपाधियों को छोड़ो, परिणमन मात्र वो मेरे स्वरूप में है। तो अभेद रूप से संपूर्ण वस्तु मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। और समझाने के लिए या समझ लो विषय स्पष्ट करने के लिए, फिर जो वस्तु संपूर्ण है वो अनादि अनंत है कि आज ही पैदा हुई है? कैसी है वो? जो अभेद वस्तु है वो क्षणिक है कि त्रिकाली है? त्रिकाली है। अब ध्रुव खड़ा हो गया। तो दृष्टि की अपेक्षा ध्रुव ही पूर्ण वस्तु। एक बढ़िया उदाहरण इसमें, उदाहरण से समझ लीजिए। एक परिवार में 4 भाई हैं और पिताजी। समझ में आया है ना? सारा कारोबार पिताजी के हाथ में है और बाकी के 3 भाई अपना अपना काम कर। छोटा भाई थोड़ा कम पढ़ा लिखा और सबकी सेवा ही करता है। घर के फालतू के काम, दूध लाना है, जिसको लोग फालतू का समझते हैं कि ये कुछ नहीं करता, वैसा है। और जैसे तैसे एक स्कूल में 5,000 रुपये महीने में, प्राइवेट स्कूल में चपरासी की नौकरी करता है। तो वो परिवार का सबसे छोटा अंश है। उसकी हैसियत मत देखो, लेकिन है क्या, समझ लो उसका कौन सा नंबर है वरिष्ठता में। पिताजी और 3 भाई, तो 4 उससे सीनियर हैं और वो सबसे छोटा हिस्सा है। ठीक है। अब उस भाई की पत्नी उसे किस दृष्टि से देखेगी? वो उसकी दृष्टि में पूरा पूर्ण मेरा स्वामी है, मेरा पति है, इस दृष्टि से देखेगी कि बार बार ये कहेगी तुम्हारी क्या हैसियत है, तुमसे तो कोई पूछता ही नहीं है, तुम्हारी बात तो कोई पूछता ही नहीं है। इस दृष्टि से ही देखती रहेगी। यानी वो अपने पति को पूर्ण मानेगी या अधूरा मानेगी या एक हिस्सा मानेगी। और भी हैं बहुत से, जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोकमान्य अनुभूति है। चाहे जैसा होवे, समझ में आया, जैसी हैसियत होवे, सबसे छोटा होवे, लेकिन मेरे लिए तो यही पूरा है। यही साइकोलॉजी इधर है। साइकोलॉजी क्या? अनुभूति। मैं ज्ञायक हूं बस। खैर, तो इसमें विस्तार सामान्य समुदाय के बाद में विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से रचित होने से द्रव्य गुणात्मक है।
भाषा कितनी सशक्त है, गुणों से रचित है। जैसे एक एक ईंट से महल बनता है वैसे एक एक गुण ऐसे अनंत गुणमय आत्मा है। कल परसों एक बात आई थी, 2-4 ही 10 ही ख्याल में आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 47 शक्तियां। अब अनंत हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक महिमा बताने के लिए कहा हो। तो एक बार जब यहीं ठहरते थे युगल जी, और पीछे की वो बिल्डिंग बनी थी कि नहीं मुझे याद नहीं है, जब युगल जी आते थे हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग बैठते थे उनके साथ में। साहब अनंत गुण हैं, ऐसा अनुभव हम किस तरह कर सकते हैं? हमारे एक ज्ञान मात्र आता है। एक जवाब जो उन्होंने दिया वो बताता हूं। मान लो अनंत नहीं है, कम है, तो बताओ कौन सा कम है? तो उसमें कमी दिखेगी, फिर वो पूर्णता नहीं दिखेगी। तो अनंत कहने का आशय परिपूर्णता से भी है। दूसरा एक और बढ़िया समाधान है जो समय सार के परिशिष्ट में है। क्या? उन्होंने कहा कि आत्मा में तो अनंत गुण है, आप अकेला ज्ञान मात्र क्यों कहते हो? तो इनका हमने मात्र कहा है ना, तो वो मोहराग द्वेष आदि जो उपाधियां हैं उनका निषेध करने के लिए कहा है, उन्हें अलग करना है। ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसा शब्द है। तो आप ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करो, ज्ञान में ज्ञान को देखो, ज्ञान में चेतना का प्रवाह है, ऐसा अनुभव करो। समझ में आया? तो उसमें अनंत शक्तियों का अखंड पिंड अनुभव में आ जाएगा। तो ये विस्तार विशेष से रचित है, इसलिए द्रव्यात्मक भी है और गुणात्मक। और देखो आयत विशेष स्वरूप पर्याय, ऊपर क्या कहा था? आयत सामान्य समुदाय, ये शब्द था ना। तो ये जो स्क्वायर बनता है ना, वर्ग, इसमें एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। और घन में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती। घन में जिसको मोटाई कहते हैं, आप घन बनाओगे तो 3 डायमेंशन में आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिखाना पड़ेगा। तो मुझे ये कहने का आशय है कि आयत का मतलब है जो ऊंचाई माने काल प्रवाह, वो टाइम फैक्टर है। तो आयत विशेष क्या? आयत विशेष स्वरूप पर्याय उपरयुक्त द्रव्यों और गुणों से रचित होने से द्रव्यात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो द्रव्य गुणात्मक क्यों है? क्योंकि उसमें विस्तार विशेष हैं। समझ में आया ना? असंख्य प्रदेश भी हैं और भाव पक्ष लो तो विस्तार विशेष भी हैं। विस्तार विशेष माने ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, ये द्रव्य उन गुणों में भी फैला हुआ है। यद्यपि द्रव्य और गुणों के प्रदेशों में अंतर नहीं है। द्रव्य अखंड अनंत प्रदेशों का अखंड पिंड है। जो द्रव्य के प्रदेश हैं वही क्षेत्र के प्रदेश हैं। आगे की गाथाओं में ये 93, 94, 95 और भी आगे जब बढ़ेगा ये विषय, तो वो जैसे दादा ने क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक में प्रदेशों का विस्तार क्रम, उसके आधार से पर्यायों का प्रवाह क्रम, वो इसी में से लिया है। तो आयत विशेष, तो आयत माने एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक व्यतिरिक्त, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और विशेष माने जुदे जुदी पर्याय। अब जुदी जुदी अगर पहचान करना हो तो उपाधियों को लेना पड़ता है। समझ में आया ना? तो समझने की कोशिश करना। पर्याय सामान्य देखोगे तो पर्णमन करता है, क्या करते? नौकरी करते, हो गया सामान्य। अब कहाँ करते हैं, कितने की करते हैं, कितने बजे जाते हैं, क्या काम करते हैं, तो फिर विशेष उसमें आ जाएगा ना साथ में, है? तो जीव इच्छा द्रव्य क्या है? पर्णमन करते हैं, बदलते। अरे बदल के करते क्या है? अपने को पर्णमन सामान्य, तो सुनो ध्यान से भैया,
थोड़ा कठिन भी पड़े तो चिंता मत करना, कठिन तो नहीं है, अपरिचित हो सकता है। इससे भी ज्यादा कठिन चीजें आप लोग पढ़, लघु सिद्धांत कौमुदी से कठिन दुनिया में कोई है? हम लोग तो घबरा गए थे। दादा को इस बात की चिंता हुई, इन लड़कों को अगर अध्यात्म की खुराक नहीं मिली, हम सब आध्यात्मिक वातावरण में से आएगा तेरा विद्यार्थी, तो चिड़िया भाग जाएंगी। ऐसा बोलते थे, जब चिड़िया उड़ जाएंगी, कौमुदी से घबरा जाए, ऐसा हमने तो समय साल एक पढ़ाया जाए उपाध्याय कौमुदी धरती। और सुनो उसका जो शुरू का बवाली गण वाला है वो तो और ही ज्यादा क्लिष्ट है। बोल है? उपाध्याय वाले जानते हैं, जो भोगता है वो ही जान सकता है, वो तो महाक्लिष्ट है। तो जैसे तैसे करके हम लोगों के लिए 15 दिवसीय शिविर चालू हुए थे। पहले 15 दिन के होते थे, ऐसे 2 अक्टूबर के और अगस्त के नहीं होते थे। और उसमें युगल जी, लालचंद भाई, प्रकाश चंद जी, हितैषी, ऐसे विद्वान आते थे ताकि हम लोग टिके रहें, भागे नहीं। समझ में? मैं कठिनता और सरलता बता रहा हूँ आपको, कठिन क्या है। जब वो आप लोग सहन कर लेते हो, ये तो उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन भाई साहब, जब बात में वो समास वाला प्रकरण आया, तद्धित वाला प्रकरण आया, कृदंत वाला प्रकरण आया, तो हमें लगा यार व्याकरण इतनी अच्छी होती है कौमुदी में, यानी व्याकरण में भी इतना रस है। सभायाम सभ्य, सभ्य किसे कहते? जो सभा में बैठने योग्य होवे, जब कहें तब बोले, जिसको कहा जाए। ये संसद सभा है ये तो सब एक साथ हंगामा कर रहे हैं, वो सभा नहीं है, उसमें सभ्य लोग नहीं है। समझ में आया? ऐसे ही एक शब्द आया, क्या कहते हैं, कृष्णाय थे, तो उसका शब्द उन्होंने बताया कि कृष्णाय थे माने जो कृष्ण जैसी लीला करता है, कृष्ण इव आचरति, कृष्ण के समान आचरण करता है। तो हमको उसमें आनंद क्यों आया? यार हमारे यहां भी ये शब्द है, दर्पणाए थे, सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्प। अब इतना खुश हुए, रोम रोम पुलकित हो गया कि जिनकी विद्या दर्पण के समान आचरण करती है। कैसा आचरण करती है? किसी गेय पदार्थ को कहती नहीं है कि तुम मेरे में झलको, और न झलकाने के लिए उधर जाती है। दर्पण दर्पण में रहता है, गेय में रहता है, तो भी दर्पण की स्वच्छता में पदार्थ झलक जाते हैं। इसका नाम है यद विद्या दर्पणाय थे। व्याकरण में से भी अपन चाहें तो, क्योंकि ये तो जरूरत है ना, अपने सारे शास्त्र तो संस्कृत में ही है। बस यहाँ तो मुझे इतना ही कहना था कि बहुत कठिन नहीं है ये तो। द्रव्यात्मक भी है, गुणात्मक भी है। अब देखना, थोड़ा सा मैं आगे जल्दी बढ़ता हूं। अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय हैं। जहां 2 भिन्न भिन्न द्रव्यों का संयोग होवे, उसको द्रव्य पर्याय कहते। ये शरीर भी द्रव्य पर्याय है। शरीर समान जाति द्रव्य पर्याय। सुनना ध्यान से, अब ये तो लघु सिद्धांत प्रवेश का विषय है। शरीर जो है वो समान जाति द्रव्य पर्याय है, और मनुष्य, हाँ ये फर्क समझना। शरीर भले मनुष्याकार है, मनुष्य जैसे ही अंगोपांग हैं, लेकिन जो पुद्गल का पिंड शरीर जो है वो तो परमाणुओं का स्कंद है ना, इसलिए वो सब पुद्गल जाति का पिंड है, तो उसको समान जाति बोलेंगे। और भिन्न भिन्न जाति के द्रव्य हुए, जीव और पुद्गल, तो उसको क्या बोलेंगे? असमान जाति। उसकी चर्चा इसमें है। बस देखो, अनेक द्रव्यात्मक एकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत द्रव्य पर्याय हैं। उनको पर्टिकुलर किसी गुण की नहीं है। समझ में आया ना? अब मनुष्य आयु कर्म के उदय के निमित्त से ये जीव मनुष्य पर्याय में रहता है,
मनुष्य नाम शरीर नाम कर्म के उदय से इसको मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन जब जीव ही रहे तब तो उस जीव और शरीर दोनों के मिलाप कोई तो कहेंगे मनुष्य। वो है ना 6 ढाला में क्या, जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो मेला भी है और भेला भी है और मेला नहीं भी है। मिले हुए हैं भी और मिले हुए नहीं भी हैं। लेकिन मनुष्य देव नार की तिरंच अथवा एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्रिय जीव समास ये सब असमान जाति पर्याय के स्वरूप हैं। नीचे इसमें और स्पष्ट किया है, अनेक पुद्गलात्मक द्विअणुक त्रिअणुक आदि स्कंद समान जाति द्रव्य पर्याय हैं और जीव पुद्गलात्मक देव मनुष्य आदि पर्याय असमान जाति द्रव्य पर्याय हैं। ठीक है। गुणों द्वारा आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय। कभी कभी ऐसा होता है विषय सरल होता है, भाषा थोड़ी कठिन हो जाती। ये तो बिल्कुल संस्कृत निष्ठ अनुवाद है ना, है तो इन शब्दों का ही अपने, इसलिए तो क्या स्वाध्याय का पहला चरण है शब्दार्थ, फिर नयार्थ, फिर मतार्थ, फिर आगमार्थ, फिर भावार्थ। अब शब्दार्थ की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? यहाँ ये पंडित जी ने लिखा है, टोडरमल जी ने, थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास करना चाहिए, उससे बड़े ग्रंथों का रहस्य खुलता है। तो व्याकरण का कितनी पढ़ना और काय के लिए पढ़ना कि ये ग्रंथों का, अरे हिंदी के होवे तो भी व्याकरण की जरूरत है, उसको समझना जरूरी है। गुणों द्वारा आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय हैं। वो गुण परिणमते, क्यों परिणमते? उनका स्वभाव है, इसमें चिंता की क्या बात है? वो स्वभाव कहां से आया? गुणों में हमने द्रव्य परिणमता है ये तो सुना था, कभी आपने गुरुदेव के प्रवचन में सुना होगा, वरिष्ठ श्रोता और विद्वान भी हैं इसलिए मैं कहता हूं। दीपचंद जी कासलीवाल को गुरुदेव याद करते, कौन से ग्रंथ से? चिदविलास के संदर्भ से। गुण नहीं परिणमता, द्रव्य परिणमता है। यहां गुण परिणमता लिखा है, दोनों में कोई विरोध नहीं, समझना जरा। गुण परिणमते हैं कि द्रव्य परिणमता है? ऐसा पूछा जाए तो जो चतुर सजान है, थोड़ा बहुत जिसने स्वाध्याय किया है, वो बोलेगा गुणों के माध्यम से द्रव्य परिणमता है। तो चिदविलास में उनने ऐसा लिया, इसको गुरुदेव प्रवचन में बहुत याद करते। उसमें तो द्रव्य में परिणमन, द्रव्यत्व गुण किस में? गुण में कि द्रव्य में? एक गुण में दूसरा गुण होता, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। गुणों में गुण नहीं होते, द्रव्य में गुण होता है। तो द्रव्यत्व गुण किस में है? द्रव्य में है। तो कौन परिणमेगा? परिणमन स्वभाव किसका हुआ? अच्छा, तो वो गुण अलग से पड़े हैं क्या? द्रव्य तो गुणात्मक है ना। इसलिए आप लोगों ने 47 शक्ति में एक बात बार बार सुनी होगी, यहां चले होंगे गुरुदेव के व्याख्यान। एक गुण, एक शक्ति का रूप बाकी की अनंत शक्तियों में होता है। आत्मा में द्रव्यत्व नाम का गुण है और अनंत गुणों से आत्मा अभेद है। तो वो द्रव्यत्व गुण की छाया समझ लो, या उसके जो क्वालिटी है परिणमन की, सारे आत्मा में है ना, तो सब गुणों में हो गई। खैर, अभी तो हम उसका उत्तर आपको सही सरल भाषा में देना चाहते हैं कि द्रव्य परिणमता है कि गुण परिणमता है। आदमी देखता है कि आंखें देखती? अब इसका जो उत्तर है वो ही इसका उत्तर है। क्या है? आदमी चलता है कि पांव चलते? अकेले पांव चलते हैं क्या? आदमी खड़ा रहता है क्या? पांव अकेले चलते हैं क्या? और पांव नहीं होंगे तो आदमी चलेगा क्या? बात समझ में आती है? तो सही भाषा क्या होनी चाहिए
पैरों के माध्यम से मनुष्य चलता है, आंखों के माध्यम से मनुष्य देखता है। देखने की आंखें करण साधन में जाएंगी, कर्तृ साधन में नहीं। आज शाम से शुरू होने वाला है। क्या क्या शुरू होगा शाम से? षटकारक है। तो देखने की क्रिया का कर्ता कौन है? मनुष्य। और उसमें साधन कौन है? इंद्रियां। इसलिए तो अन्य मत वाले कहते हैं इंद्रियों को भी साधन में मानो, प्रमाण में मानो इत्यादि, सन्निकर्ष प्रमाण, वो सब बातें हैं। तो जिस तरह से आंखों के माध्यम से मनुष्य देखता है, उसी तरह से गुणों के माध्यम, वो शक्ति नहीं हो, जानने की शक्ति नहीं हो तो आत्मा कैसे जानेगा? और जानने की क्रिया होती है, इससे ही सिद्ध होता है कि उसमें जानने की शक्ति है। आपको अपनी आंखों से सब ये दिख रहा है, उतनी दूर की घड़ी भी दिख रही है, इससे सिद्ध होता है कि हमारी आंखों में देखने की शक्ति काम कर रही है, परिणमन कर रही है। इसलिए वो जो देखो न्याय दीपिका वगैरह में कितनी गहराई से उन्होंने ज्ञान की परिभाषा बताई, करण साधन व्युत्पत्ति बताई। जिससे जाना जाए उसे ज्ञान कहते। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिससे जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। तो आत्मा ज्ञान से जानता है। और हम तो जब उसको बाल बोध को याद करते हैं तो ऐसा लगता है क्या ये सब बातें सोच के दादा ने लिखी होंगी? उसमें जीव जीव वाला पाठ याद करो, फिर उसमें अच्छा भाई, जब पाठ पूरा हो जाता है तो क्या डायलॉग है? अच्छा भाई ज्ञानचंद, अब मैं समझ गया। तो क्या समझ गया? कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। इसमें करण साधन आया ना। द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ गए। मैं जीव हूं तो द्रव्य आ गया, मुझ में ज्ञान है तो गुण आ गया, और मैं ज्ञान से जानता हूं। मेरा ज्ञान गुण क्या करता है? वो ज्ञान गुण जानने के साधन के रूप में काम में आता है। अब जानने मात्र को ज्ञान कहें वो अलग। देखो आम की गुठली को भी आम कहते, आम के झाड़ को भी आम कहते, आम के फल को भी आम कहते हैं, आम के रस को भी आम कहते हैं। सभी का नाम आम है। ऐसे ज्ञान शक्ति का नाम भी आम है। ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान शक्ति का जो सामान्य जानना 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 रूप क्रिया है, उसका भी नाम ज्ञान है। और जो ज्ञेयाकार परिणमन होता है, उसका भी नाम ज्ञान है। समझ में आए ना? है बड़े रहस्य हैं इसमें। फिर गुणों द्वारा आयत की अनेकता की प्रतिपत्ति की कारणभूत गुण पर्याय। ये इतना सब करण साधन मुझे क्यों याद आया? इसमें कौन सा शब्द है? गुणों द्वारा। हमें वो करण साधन, गुण परिणमते हैं तो आयत माने वो लंबाई, उसमें भी अनेकता है। यानी एक समय की पर्याय, दूसरे समय की, तीसरे समय की, चौथे समय की, ऐसी अनेकता है, वो गुण पर्याय कहलाती हैं। और वो भी स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। अब इसमें ज्यादा तो सब अपने प्राय परिचित है। एक बात समझना, अगुरु लघुत्व गुण के जो परिणमन है वो वाला नहीं जो सामान्य उसमें है, सामान्य गुणों में। जे अगुरु लघुत्व अलग है, जिससे सदगुणी हानि वृद्धि की चर्चा होती। और गुरुदेव से बार बार पूछा जाता था तो वो कहते थे अगर सभी यहां श्रुत ज्ञान में समझ में आ जाए तो केवल ज्ञान के लिए क्या बचेगा? हाँ, ज्यादा आकुलता, बस इतना लिखा है शास्त्रों में, सदगुणी हानि वृद्धि, इतने याद रखना। और उसको स्वभाव अर्थ पर्याय कहते। ये सिद्धों में, अनंतों में, निगोदिया में प्रत्येक गुण के परिणमन में सदगुणी हानि वृद्धि होती रहती। आश्चर्य की बात तो ये है कि
भले अपने को समझ में नहीं आती, नहीं लिखी तो जिनागम में है। लिखने वाले तो छद्मस्त ही थे, लिखने वाले तो श्रुत ज्ञानी ही थे, लेकिन आचार्य परंपरा से तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी, वहां से ये परंपरा अपने तक आई। और इतना तो पता चल गया कि प्रत्येक गुण में षटगुणी हानि वृद्धि का जो परिणमन होता है वो स्वभाव अर्थ पर्याय है, और जो मोह राग द्वेष आदि विकारी परिणाम है वो विभाव अर्थ पर्याय है। सभी द्रव्यों के अपने अपने अगुर लघुत्व गुण द्वारा प्रति समय प्रकट होने वाली षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप अनेकत्व की अनुभूति स्वभाव पर्याय, उससे वो अनेकता की अनुभूति कर रहे। ये आयत का लिखा था ना, है अनेकता की प्रतिपत्ति माने ज्ञान। खैर, रूप आदि अथवा ज्ञान आदि के स्वपर के कारण प्रवर्तमान, क्या लिखा है? ज्ञान आदि के स्वपर के कारण। कोष्टक में क्या लिखा है? बोलो सभी। उपादान निमित्त। वो पाठ हो गया ना पूरा। और पहले ही दिन हमने कहा था, उसके लिए कौन सी कारिका बताई थी? हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंगा। वो अकेले न्याय में आती है ऐसा नहीं, आपको आत्मख्याति में भी कई जगह मिल जाएगा। जो विशेष परिणमन होता है वो स्वपर निमित्तिक होता है। अरे विशेष क्या, सामान्य परिणमन में भी काल द्रव्य तो निमित्त है ही है, लेकिन सुनो, एक कारक निमित्त होता है, एक ज्ञापक निमित्त होता है। ये भी जरा समझ लो, बड़ी मजेदार बात है। कर्म के उदय को राग आदि में निमित्त कहना, कुम्हार को घड़ा बनने में निमित्त कहना, तो वो कार्य की उत्पत्ति की कारण सामग्री में शामिल करते, तो कर्तापने का उपचार करते। अब यहां से आप दिल्ली जाएं और अपनी गाड़ी से जाएं या ट्रेन से जाएं तो कितना टाइम लगेगा? साहब कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे। तो 5 घंटे भेज देंगे क्या आपको? जाने का काम तो आपको खुद करना पड़ेगा, गाड़ी चलेगी, उसमें पेट्रोल चलेगा। समझ में आया ना? घंटों का क्या योगदान है? 1 घंटे तो मात्र ज्ञान करने के लिए हैं। इसलिए काल का जो व्यवहार काल की गणना है ना, कि इस काम में 1 घंटा लगा, इस काम में, वो काल लब्धि भी ऐसे ही है। लोगों को शंका ये हो जाती है कि जो लोग काल लब्धि की बात करते हैं माने पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है और काल से ही कार्य हो जाएगा। यानी भगवान ने कहा है तुम्हें 10 बजे सम्यक दर्शन होगा, तो हमें अंतर्मुख होने की जरूरत नहीं, तो सो जाएं और 10 बजे हो जाएगा। ऐसा होता है? वो 10 बजे का वो तो टाइम फैक्टर का ज्ञान मात्र कराया है। तो परिणमन करने में काल द्रव्य निमित्त है, तो एक पर्याय से अनंतर समझ लो उत्तरवर्ती दूसरी पर्याय रूप पहुंचने में द्रव्य को कितना टाइम लगेगा? 1 समय लगेगा। या शिवी गाथा की टीका में है क्या? समय मात्र काल प्रमाण वाली और परस्पर अप्रवृत्त, ऐसा है? तो ये स्वभाव अर्थ पर्याय रूप आदि अथवा ज्ञान आदि के स्वपर के कारण प्रवर्तमान। ध्यान देना, प्रमाण विवक्षा में व्यवहार के कथन को भी शामिल किया जाता है, उसमें मुख्य गौण नहीं किया जाता। मुख्य गौण करें तो नए पैदा हो जाते, और दोनों को बराबरी की हैसियत से जाने या बोलें तो वो प्रमाण की भाषा होती। एक साथ बोल दिया स्वनिमित्तक और पर निमित्तक। स्वनिमित्तक यानी अपने कारण से, वो क्या है? परिणमन स्वभाव, तत्समय की योग, वो तीनों उपादान कारण हैं जो कार्य में, वो स्वनिमित्तक हैं, और बाकी काल द्रव्य है या अन्य कोई विशेष निमित्त है, कर्म उदय इत्यादि या नो कर्म इत्यादि, तो वो पर निमित्तक हो गए। अपना सुनो, दायरा बड़ा होना चाहिए। दायरा माने समझ का जो है ना, चौड़ी होने चाहिए। प्रमाण की विवक्षा क्या है, नए की विवक्षा अपन नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा?
समझ में आया ना? 5 साल पढ़ने के बाद में अगर ये प्रमाण और न्याय का संतुलन अपने समझ में नहीं आया, अपने चिंतन में नहीं घुसा, तो फिर दुनिया से आप क्या अपेक्षा रख सकते हो? अपेक्षा तो खैर है ही नहीं। ये अपने हित के लिए, जिनवाणी का मर्म समझने के लिए। तो कभी कभी तो क्या होता है, किसी ने अगर प्रमाण की भाषा बोली तो अपन ऐसी नाक भौं सिकोड़, इनको प्रमाण का पक्ष, ये पर्याय के पक्ष वाले, ये प्रमाण के पक्ष वाले, ये शूद्र होवे जैसे। अरे ये सुपर निमित्तक आत्मख्याति में लिखा कि नहीं अमृत चंद्राचार्य ने? कितनी बातें ऐसी हैं। हम तो कहते हैं आप लोग सब स्टडी करने वाले लोग हो, अध्ययन करने वाले, तो एक लिस्ट ऐसी बनाओ, समय सार की कितनी गाथाओं में व्यवहार नहीं की प्रधानता से कथन है। एक बार हमने प्रयोग किया था देवलाली में 10-20 गाथाओं का। अरे मैं समय सार ग्रंथ कहूंगा तो यहीं से व्यवहार ने चालू हो गया। फिर समय के 2 भेद हैं, कौन कौन से? स्व समय और पर समय। तो बिना व्यवहार के भेद हो सकते हैं? तो यहां व्यवहार ने चालू हो गया। जो कभी कभी तो मैं कहता हूं, भाई साहब हेमचंद जी, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगड़ा, व्यवहारणा भेदवा, तू प्रज्ञा छीणी ज्ञान ने उदयनी संधि सऊ। फिर आगे भी है, हे समय सार तू निश्चय का ग्रंथ है, और भंग सगला व्यवहार ना, व्यवहार के सारे भंग यानी कथन भेद, उनको भेदने वाला है। यार समय सार में तो कर्ता कर्माधिकार में व्यवहार ने से आत्मा घटपट रथ इत्यादि का करता है। 46वीं गाथा में जीव और शरीर को सर्वथा भिन्न मत मानना। नहीं तो जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, ऐसे जीवों को मसल देने से भी हिंसा। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, भिन्न है ही, हमने कर दिए, उसका उपकार किया। ऐसा 46वीं गाथा में सावधान कराया है। तो आपको अधिकांश कथन व्यवहार ने की प्रधानता वाले हैं। अभी पूरा सुनना भाई, अधूरा नहीं सुनना। फिर तू निश्चय नहीं की प्रधानता वाला ग्रंथ है, ऐसा क्यों कहा? कि व्यवहार ने के कथन तो हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो गई, फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा है कैलाश जी, ऐसा है नहीं। परमार्थ दृष्टि से ऐसा है नहीं। जगह जगह पहले व्यवहार का कथन मिलेगा और बाद में परमार्थ से ऐसा है नहीं, ये कहने वाला अकेला समय सार है मुख्यतः से। इस तरह से ये समझ लो सुपर निमित्तक का ये प्रकरण आया, इसलिए मैंने इसमें इतनी बात कही। फिर वस्त्र के उदाहरण से उन्होंने ये पर्यायों का स्वरूप, आयत, सामान्य और ये सब की चर्चा की है। तो इसका जो अंश उपयोगी है कल अपन उसकी चर्चा करेंगे, दादा का कमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से इस विषय को और आगे लेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं।